गुड मॉर्निंग। आगे सब लोग। जीशान अली, गुड मॉर्निंग। फातिमा, कविता, गायत्री, सभी लोग आ चुके हैं। ललिता शर्मा, सतीश, अर्चना, रेणुका, अर्पित, गुड मॉर्निंग। लगभग सभी आ चुके हैं। निर्मला, गुड मॉर्निंग। सुजाता, सौरभ, संजना, सचिन, प्रणाली, फारिया, रश्मिता, शुभश्री, अल्फा बीटा गौमा, गुड मॉर्निंग। आरिफा, गुड मॉर्निंग। ओके, कोलकाता से भी लोग आ चुके हैं। यामिनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। अगर अब सब लोग आ चुके हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आपने लाइक नहीं किया तो हो सकता है ये आपको वीडियो दिखाई ना दे। आपके लाइक्ड वीडियो में ये रहे, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? नहीं तो फिर वीडियो चला जाएगा और हो सकता है आपको ना दिखाई दे। लाइक्ड वीडियो में अगर आप चाहते हो तो एक बार इसको लाइक जरूर करना भूलना मत। ये आपके लिए अच्छा होगा, कभी आप वापस से इसको पढ़ना चाहते हो तो फिर से आप पढ़ सकते हो। फ्री का लेक्चर है, ठीक है? गुड मॉर्निंग विदिशा, ज्योत्सना, अमृता, नेहा, विक्रम, प्रियंका, सुजीत, नम्रता, गुड। सब लोग लगभग आ चुके हो। अरिजीत, निशा, गुड मॉर्निंग। शुभम, रिया शर्मा, लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। रिंकू, गुड मॉर्निंग। जीशान अली कह रहे हैं शेयर कर दो भाई लोगों। हाँ, शेयर कर दो, क्योंकि जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उन सब तक अगर ये पहुंच जाएगा और उन सब के पास भी हो जाए तो ये अच्छी बात है। जीशान अली की बात अगर कोई मानना चाहे तो मान ले, वैसे मैं भी कह रहा हूँ शेयर कर दो। विक्रम, हेलो। मनीषा, गुड मॉर्निंग। कुबेर सिंह, गुड मॉर्निंग। पिंटू, गुड मॉर्निंग। अफशा, गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग। अभी लगभग सब लोग आ चुके हो, तो नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है वो शुरू किया जाए। मैंने कहा था कि वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके लाइक्ड वीडियो में ये लेक्चर रहें, इसलिए लेक्चर को जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है? भूलना मत, ये आपके लिए। शकील अहमद, हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो, गेट का जो बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस का जो शुरू है कोर्स, उसके लिए आपके लिए एक जो अपॉर्चुनिटी है वो फीस 20,000 के बजाय 15,000 रखी गई है, ठीक है? तो 25% ऑफ रखा गया है, 1 सितंबर तक है। तो गेट के लिए जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी बता देना, और अगर आप भी लेना चाहते हो एडमिशन तो आपके लिए भी ये न्यूज़ है कि 15,000 यानी 25% का डिस्काउंट रखा गया है 1 सितंबर तक। एडमिशन लेना है तो जल्दी से एडमिशन ले लेना, क्योंकि फिर जो 5,000 का ऑफ मिल रहा है 25% का, वो 1 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा।
ठीक है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, रजत, सुनील, सुजीत, निर्मला, गुड मॉर्निंग। तो ये गेट का जो कोर्स है, इसकी इंफॉर्मेशन आप और अपने दोस्तों तक, अपने सीनियर्स तक, अपने जूनियर तक जरूर शेयर करना। गेट बायोटेक्नोलॉजी का 1 सितंबर से जो कोर्स है, 1 सितंबर तक आपको 25% का ऑफ मिल रहा है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है उन लोगों के लिए जिनके पास एडमिशन के लिए जो थोड़ा सा ट्रबल करते हैं, उनके लिए तो ध्यान रखना। और गेट का जो रिजल्ट है वो भी आप देख सकते हो वेबसाइट पर, वैसे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, आप यहाँ भी देख सकते हो। गुड मॉर्निंग, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन का था, ये आप जानते हो। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज माइक्रोबियल ग्रोथ? और माइक्रोबियल ग्रोथ में हमारा ज्यादातर फोकस बैक्टीरियल ग्रोथ पर होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बैक्टीरियल ग्रोथ से ज्यादा आते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड काइनेटिक्स से ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज ग्रोथ, पहले इसको समझना होगा। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब होता है सेल साइज में इंक्रीज होना और सेल के मास में इंक्रीज होना ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको क्या कहा जाता है? ग्रोथ। बट माइक्रोबियल ग्रोथ थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आप जानते हो माइक्रोबियल ग्रोथ में सेल नंबर बढ़ते हैं तेजी से, हालांकि साइज भी बढ़ता है, सेल साइज भी बढ़ती है, पर सेल साइज क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसलिए सेल साइज उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितना ज्यादा सेल नंबर तेजी से बढ़ता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के टर्म में जो ग्रोथ कही जाती है जनरली उनके सेल नंबर को ध्यान में रख करके कही जाती है, यानी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब है कि सेल नंबर बढ़ रहा है। अच्छा, किसी ने कुछ पूछा है? विकास सिंह पूछ रहे हैं। ओके, थैंक यू विकास सिंह, पूछा नहीं है, इन्होंने बताया है। हाँ, शकील अहमद कह रहे हैं सर CSIR में क्वेश्चन आते हैं क्या इस टॉपिक से? बिल्कुल शकील, आते हैं। जो आप पढ़ने वाले हो आगे इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स, तो आप देखोगे कि उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो CSIR के भी आपके बनेंगे। गेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पर CSIR के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जरा एक बार क्वेश्चन करना, क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बनेंगे। ठीक है, शकील जी आपका आंसर आपको मिल गया होगा। और किसी ने पूछा है, गुरुकन्या ने पूछा सर ये 2021 के लिए होगा क्या? आप किस बारे में पूछ रही हैं? 2000 एडमिशन के लिए पूछ रही हैं या फिर ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए पूछ रही हैं? तो ये जो पढ़ा रहा हूं वो तो हमेशा के लिए होगा, जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये तो हमेशा ही रहेगा। और इसके अलावा और पूछ रहे हैं क्या इसका PDF मिलेगा क्या सर? आपको YouTube पे मैं लाइव लेक्चर दे रहा हूं और ये लेक्चर आपके पास रहेंगे भी, तो आप लाइक कर दो इसको फटाफट, तो आपके पास लाइव वीडियो में ये पड़े रहेंगे। आपको PDF आप अपने मन से इसको बनाओ, चाहे जो करो, उसमें PDF की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद से मेहनत करोगे तो फिर PDF की क्या ज़रूरत है। और जब PDF आपको मिल जाती है तो आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हो, फिर आप मेहनत नहीं करते हो, सोचते हो कि मेरे पास पड़ा है चलो बाद में पढ़ लेंगे, और फिर आप मेहनत नहीं करते। तो अभी लाइव बैठ करके अभी मेरे साथ यहीं पे पढ़ना है आपको, और डेफिनेटली आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, आदर्श कह रहे हैं नमस्ते गुरु नमस्ते आदर्श। पूनम कंवर कह रही है सर ये कोर्स लाइफ साइंस वालों के लिए भी है। लाइफ साइंस में पूनम माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस में आप देखो, माइक्रोबायोलॉजी है
तो ये कोर्स वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी तो सब में रहता ही है, क्योंकि लाइफ साइंस का मतलब ही है जितनी तरीके की लाइफ है सबके बारे में, तो थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी वहाँ भी इंपॉर्टेंट तो है ही। पिंकी पूछ रही हैं सर वेयर आई फाउंड दिस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस। पिंकी आप वेबसाइट पर जाइए, गेट को ओपन करिए, गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप वहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहां से आप देख सकती हैं, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे गेट के क्वेश्चन को सर्च कर सकती हैं। गोपी कोचिंग क्लासेस, ओके सर मैं आईआईटी जैम कर रहा हूं। ये कहते हैं कि आईआईटी जैम कर रहे हैं और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए बायोटेक के लिए। देखिए बायोटेक के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आप बहुत सारी ऐसे टेक्स्ट बुक हैं जिनको पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है लेंदी, क्योंकि आपको सिलेबस के हिसाब से जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो कई टॉपिक किसी बुक में अच्छे दिए हुए हैं, किसी बुक में और कोई टॉपिक अच्छा दिया हुआ है, तो आप डिफरेंट बुक को अलग अलग टॉपिक के लिए रेफर कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक के लिए जो टॉर्टोरा है वो भी अच्छी बुक है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। पेल्जार है, टॉर्टोरा है, इनको आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं, टेक्निक्स के लिए अलग, बाकी सब चीज़ों के लिए अलग। आप धीरे धीरे यही लाइव लेक्चर जो अभी मैं ले रहा हूँ और भी कई सारे लेक्चर्स जो सारे यहाँ पर आईएफएस में सर लेते हैं, उन सारे लेक्चर्स को आप ध्यान में रखो तो आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा। आईआईटी जैम में क्वेश्चंस, हाँ शिवा आईआईटी जैम में भी क्वेश्चंस हैं। माइक्रोबायोलॉजी जहां कहीं भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। आप देखो किसी भी टॉपिक, देखो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, उसका सिलेबस। आप कहीं भी किसी के बहकावे में इधर उधर आपको कहीं जाना ही नहीं है, सबसे पहले आप देखो सिलेबस। हम आईएफएस के सारे टीचर्स यही करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या है उसके हिसाब से हम टॉपिक और स्टैंडर्ड बुक से टॉपिक की प्रिपरेशन करते हैं और आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप सिलेबस देखोगे अपने आप पता चल जाएगा। मोहम्मद वाजिद कह रहे हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। वाजिद आप कांटेक्ट करिए आईएफएस के नंबर पे, आपको पता चल जाएगा कि आप पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं। मेरा काम पढ़ाना है, आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। शालू कह रही है सर सीएसआईआर नेट के लिए यूनिवर्सिटीज या क्रैश कोर्स अपडेट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात ये देखता हूँ, पहुंचाता हूँ आगे, देखते हैं क्या होता है। सोनाली कह रही है दिगंबर सर को बोल दो प्लांट हार्मोन की भी क्लास ले लें सर प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा। ठीक है, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मैं टॉपिक तो शुरू कर दूं। कृतिका, आई हैव, ओके, कृतिका कह रही है कि इनके पास स्टडी मटेरियल है आईएफएस का सीएसआईआर नेट के लिए और ये जानना चाहती हैं कि क्या ये सफिशिएंट है। बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन एनफ, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कृतिका। इवन जो वहां पर टॉपिक दे रखे हैं आपको स्टडी मटेरियल में, हम क्लास में उससे भी कम ही पढ़ाते हैं, उसको समराइज करके पढ़ाते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट पढ़ाते हैं। वहां पर जो आपके पास टॉपिक है वो तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है, तो उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उससे रिलेटेड जितने सारे एग्जाम हैं उसी के बेसिस पर आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। हालांकि जो फ्रेम है वो सीएसआईआर का है, बिल्कुल डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा आपका एग्जाम अगर आप उस पर रिलाय करते हो, उस पर पढ़ते हो, फोकस करते हो तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे थे और माइक्रोबियल ग्रोथ को हमने कहा था कि सेल नंबर जब इंक्रीज होता है तब ग्रोथ कंसीडर की जाती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया,
फंजाई और बैक्टीरिया फंजाई के अलावा पहले यहां पर देख लेते हैं आर्किया, इसके अलावा फंजाई, प्रोटिस्ट, एल्गी, ठीक है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सभी आते हैं यूकैरिया में, फंजाई, प्रोटिस्ट, एल्गी, ठीक है, ये यूकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया और आर्किया, ये दोनों जब आप लाइफ की डोमेन पढ़ते हो और क्लासिफिकेशन आपने अगर कभी पढ़ा हो तो आपको पता है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, वहां पर एक डोमेन बैक्टीरिया वाली है, दूसरी आर्किया की है और तीसरी यूकैरिया की है। और आर्किया का रिलेशन होता है ज्यादा नजदीक यूकैरिया से, ठीक है, ज्यादा रिलेटेड किससे है, यूकैरिया से। यहां पर इनको बताने का मतलब यह है कि इनमें से बैक्टीरिया और आर्किया पर ज्यादा हमारा फोकस अभी इस लेक्चर में रहेगा और बेसिकली बैक्टीरिया पर ही ज्यादा फोकस रहेगा। आर्किया जो होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है, ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स इनको कहा जाता है आर्किया को। बैक्टीरिया भी अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं लेकिन इनको एक्सट्रीमोफाइल्स इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ज्यादातर जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं वो यू बैक्टीरिया तो नहीं होते। ज्यादातर जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो या एसिड के साथ टेम्परेचर भी ज्यादा हो या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो या सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो, ऐसी सब जगह पर जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सारे आर्किया होते हैं, ठीक है। तो जो अभी इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा वो बैक्टीरिया पर होगा। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब हमने कहा कि सेल नंबर का इंक्रीज होना, सेल नंबर का इंक्रीज होना बैक्टीरियल ग्रोथ है और इसके लिए डेफिनेटली सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। तो बैक्टीरियल सेल डिवीजन, बैक्टीरियल सेल डिवीजन को हमें ध्यान में रखना होगा। बैक्टीरियल सेल डिवीजन की डिफरेंट फेजेस होती हैं। सी फेज, जैसे आप सेल साइकिल में पढ़ते हो, यूकैरियोटिक सेल साइकिल में आपने पढ़े होंगे, बहुत डिफरेंट फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं वो अलग बात है, G1, S, G2, M। यहां पर कौन से फेज होते हैं, C फेज, D फेज एंड I फेज। CDI का मतलब क्या है, C में होता है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। बैक्टीरिया इस फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन करता है। डी में डिवीजन करता है, डी फेज मतलब डिवीजन वाली फेज। एंड आई मींस इंटरवल, ठीक है। और ये फेज ऐसे साइक्लिक मैनर में प्रेजेंट होती हैं, सी, डी एंड आई, बार बार रिपीट होती हैं और इनसे बैक्टीरिया का सेल नंबर बढ़ता जाता है। रिपीटेटिव साइकिल ये चलती रहती है। जब कभी भी डी फेज कंप्लीट होती है तो बैक्टीरिया की सेल डिवाइड हो जाती है, ठीक है। काजल पूछ रहे हैं एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स को अभी मैंने बताया, आपको हो सकता है पता चल गया हो। अच्छा, बिलाल कह रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक्शन पोटेंशियल की क्लास। हाँ मैं लूंगा, लेकिन वो तो CSIR के लिए था ना, अभी मैं गेट के लिए बता रहा हूँ, तो गेट के लिए मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर शेड्यूल होता है लेक्चर तो मैं ज़रूर आपकी ये बात को ध्यान में रखूँगा और इसके हिसाब से ही लेक्चर को लूँगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर सेल डिवीज़न बैक्टीरिया का कैसे होता है। बैक्टीरिया के अंदर उसके क्रोमोसोम्स
किस फेज में रेप्लिकेट होंगे या डुप्लीकेट होंगे? सी फेज में, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सी फेज चल रही होती है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन चल रहा होता है, यहां पर देखो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन चल रहा है, साथ ही साथ बैक्टीरिया की सेल इलोंगेट भी हो रही होती है। बैक्टीरियल सेल इलोंगेट होगी, इसके बाद डिवीजन वाली फेज आती है, और डिवीजन वाली फेज में जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेप्टम बनना शुरू हो जाते हैं बीच में। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। और फिर फाइनली जब तक ये कंप्लीट होता है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, सेप्टेशन लगभग बन चुका होता है, और क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही डी फेज आ जाती है, और डी फेज में बैक्टीरिया की 2 सेल आपको दिखाई देंगी। बैक्टीरिया की 2 सेल यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग, अब इसके बाद ये सेल जब एंटर करती है वापस से सी फेज में, ये सी फेज थी जहां पर डुप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, ये सी फेज है, और ये है डी फेज। आई फेज यानी कि इंटरवल फेज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, नेग्लेजिबल होती है। ठीक है, अगर इकोलाई की बात करें, यानी एक सेल से स्टार्टिंग हुई और अभी आप देख रहे हो 2 सेल बन चुकी हैं, तो जब एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बन जाए तो इसका मतलब है एक जनरेशन कंप्लीट हो गई। और एक जनरेशन में लगा टाइम ई कोलाई का कितना होता है? लगभग 20 मिनट। 20 मिनट ई कोलाई का होता है। अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात करो तो लगभग 30 मिनट होता है। ठीक है, तो अब रेप्लिकेशन का ड्यूरेशन ज्यादा होता है बेसिकली, और डिवीजन में टाइम जो होता है वो कम होता है, जनरेशन टाइम कम होता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने थोड़ी सी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि रेप्लिकेशन के टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि 33 मिनट का होगा। यानी कि सी फेज कंपैरेटिवली ज्यादा लंबी होती है, और डी फेज यानी डिवीजन वाली फेज जिसमें सेल 1 से 2 बन जाती है वो सिर्फ 20 मिनट का होता है। यानी जनरेशन टाइम को कैसे अचीव किया जाता है कि बिना रेप्लिकेशन हुए सेल कैसे डिवाइड हो जाती है, तो हम कह रहे हैं ऐसा होता ही नहीं। जब 20 मिनट में ही जनरेशन टाइम को अचीव कर लिया जाता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया जाता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ सी एंड डी फेज। ठीक है, तो ये अलग टॉपिक है, ये आप पढ़ते हो जनरली सेल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना अभी मतलब है कि बैक्टीरियल सेल ये डिवाइड हो जाती हैं, और जब 1 से 2 सेल बन जाए तो हम कह देते हैं एक जनरेशन कंप्लीट हुई। एक जनरेशन यानी एक डिवीजन में लगा हुआ टाइम जनरेशन टाइम कहलाता है। एक जनरेशन में लगा हुआ टाइम कितना, क्या कहलाएगा? जनरेशन टाइम। सो 20 मिनट इज जनरेशन टाइम। एक जनरेशन में लगा हुआ टाइम जनरेशन टाइम। ठीक है, नाउ बैक्टीरिया की ग्रोथ को बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यहां पर आप देख सकते हो। कुछ फिजिकल फैक्टर हैं और कुछ केमिकल फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब सेल नंबर इंक्रीज होना। सेल कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, कितनी स्लो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में ग्रो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हैं जनरली मेनली जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, एंड दैट फैक्टर्स दे आर फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर यानी फिजिकली रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ की क्या है? टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये सभी
टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अपनी 3 रेंज में होते हैं। 3 रेंज कौन सी? बैक्टीरिया इनकी 3 रेंज में ग्रो कर सकता है। मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। ध्यान रहे, ये जो फिजिकल फैक्टर हैं इनकी 3 रेंज है और बैक्टीरिया की ग्रोथ इन्हीं 3 रेंज में हो सकती है, मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। तो टेम्परेचर अगर मिनिमम है, इसका मतलब बिलो दैट टेम्परेचर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकता। वो रेंज टेम्परेचर की कही जाएगी मिनिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बैक्टीरिया अपनी मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगा, मैक्सिमम ग्रोथ। और मैक्सिमम टेम्परेचर पर बैक्टीरिया वापस अपनी मिनिमम ग्रोथ शो करेगा। बियॉन्ड दैट टेम्परेचर बैक्टीरिया कैन नॉट इंक्रीज देयर नंबर। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज, मिनिमम रेंज में बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे कम, और जो भी बैक्टीरिया का ऑप्टिमम रेंज है वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होगी। अब ये फिजिकल रिक्वायरमेंट टेम्परेचर वाली भी हो सकती है, इसको आप पीएच के लिए भी मान सकते हो, ऑक्सीजन के लिए भी मान सकते हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मान सकते हो। जो केमिकल न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो मैक्रो एलिमेंट है, मैक्रो एलिमेंट यानी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, और कुछ ट्रेस एलिमेंट यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है फिजिकल फैक्टर को दैट कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ। और अगर आप देखो तो इस जगह पर फिजिकल फैक्टर को डिवाइड किया गया टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच और ऑस्मोटिक कंडीशन के बेसिस पर, और इसके बेसिस पर अमूल्य बहेरा कह रहे हैं कि सर ये वाला सीएसआईआर के लिए नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है अमूल्य, ये सीएसआईआर के लिए भी है। आप देखना सीएसआईआर एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सोचो कि ये केवल गेट के लिए, नहीं, ये गेट के लिए नहीं, ये गेट के लिए तो है ही पर सीएसआईआर के लिए भी है। ठीक है, दिगंबर सर गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच और ऑस्मोटिक कंडीशन को डिवाइड किया गया है। अब बैक्टीरिया इन कंडीशंस में रह रहे हैं और उनके लिए क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर वो मैक्सिमम ग्रोथ करते हैं, उसके बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है बैक्टीरिया को। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कोल्ड टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं और वही उनके लिए ऑप्टिमम रेंज है। कोल्ड टेम्परेचर पर ग्रो करने वाले कुछ बैक्टीरिया तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं और वो उनकी ऑप्टिमम रेंज है जिस पर वो मैक्सिमम ग्रो करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइक्रोफाइल्स। कुछ बैक्टीरिया कोल्ड टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं और उनको कहा जाता है साइक्रोट्रॉफ्स। वार्म टेम्परेचर पर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया मीजोफाइल्स। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर है और यहां पर जो ग्रो कर रहे हैं हम उनको मीजोफाइल्स कह रहे हैं। और हॉट टेम्परेचर पर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया भी देखो दो तरीके के हैं, एक थर्मोफाइल्स और दूसरे जो ज्यादा टेम्परेचर पर ग्रो कर रहे हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, वो हाइपर थर्मोफाइल्स। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन के बेसिस पर भी डिवीजन किया गया है। जो माइक्रोब
ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं दे आर केप्ट इन कैटेगरी ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं उनको एनारोबिक कह दिया गया। अब एरोबिक में माइक्रोब जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है बिना उसके ग्रोथ नहीं कर सकते, ऑब्लिगेट एरोब। ऐसे माइक्रोब जिनको रिड्यूस्ड बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत है वो माइक्रो एरोफिलिक। ऐसे माइक्रोब जो ऑक्सीजन को थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकते हैं वो एरोटॉलरेंट, ये एनारोबिक में आते हैं। तो एनारोबिक हैं तो एनारोबिक पर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन टॉलरेट कर सकते हैं। और माइक्रोब जो कि सेंसिटिव हैं ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन मिलने पर शायद वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, ऐसे ऑब्लिगेट एनारोब। पीएच के लिए भी ऐसे ही डिवीजन किया गया है। ऑप्टिमम रेंज जिनकी बिलो 5 है एसिडोफाइल्स, जिनकी नियर 7 है न्यूट्रोफाइल्स, जिनकी ऑप्टिमम रेंज अबव 9 है दैट आर एल्किलोफाइल्स। कुछ एक्सट्रीम टेम्परेचर में या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने वाले या ऑस्मोटिक कंडीशन को बेयर करने वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ऑस्मोटिक कंडीशन के बेसिस पर कि जो टॉलरेट कर पाएंगे NaCl को, सॉल्ट को, उनको हैलोफाइल्स की कैटेगरी में। जो माइक्रोब टॉलरेट नहीं कर पाते NaCl को, नॉन हैलोफाइल्स। अब ये कैटेगरी देख लेना, ऑस्मोटिक कंडीशन के बेसिस पर रखी गई है, कभी सीधे सीधे ऑस्मोटिक कंडीशन के बेसिस पर पूछ सकते हैं। और जिनको 15% तक सॉल्ट पसंद आता है दैट आर हैलोफाइल्स, पर जो प्रेफर करते हैं अपनी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, ऑप्टिमम जो यहां पर सैलिनिटी है उनको अगर 15 to 30% चाहिए तो दे आर एक्सट्रीम हैलोफाइल्स। तो आप देख रहे हो किस तरह से फिजिकल क्लासिफिकेशन यहां पर किया गया है। Now temperature is the major factor which affect the growth of microorganism, and on the basis of the temperature कि जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम या ऑप्टिमम ग्रोथ को शो करते हैं, उसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर के बेसिस पर कैसे डिवाइड किया गया था और कौन से ऑर्गेनिज्म की क्या टेम्परेचर रेंज है। यहां पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो आप इस एग्जाम्पल को याद कर सकते हो, आपके गेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आपको चार्ट में कोई चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सबको मैंने एक ही क्लास में रखने की कोशिश की थी, तो इसलिए फ्लो चार्ट बड़ा सेलेक्ट किया। तो आप यहां पर अलग अलग भी दे सकते हो कि देखो साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स की क्या ऑप्टिमम रेंज है, कहां अपनी ग्रोथ रेट को मैक्सिममली शो करते हैं और कहां पर अपनी ग्रोथ रेट को शो नहीं कर रहे हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड आप देख रहे हो थर्मोफाइल्स की ग्रोथ रेंज है। हाइपरथर्मोफाइल्स लगभग 88 पर ऑप्टिमम ग्रोथ करते हैं। हाइपरथर्मोफाइल्स ये 106 डिग्री पर भी ग्रो कर सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स भी यहां पर दे रखे हैं। अब इस चार्ट को देखो, एक्स यहां पर मीजोफाइल, मीजोफाइल कौन है? स्क्रेशिया कोलाई। ई कोलाई मीजोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, और ई कोलाई कोलन में रहते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसका मतलब ह्यूमन टेम्परेचर जो भी बॉडी का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर ग्रो करते हैं, और यही तो मीजोफाइल्स की ग्रोथ रेंज होती है। ई कोलाई इसी पर ग्रो करते हैं। ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सा सवाल जो गेट के एग्जाम में आया है और अभी हाल ही में आया है, इसको आप बताओ। Which one of the following organism is an indicator of fecal contamination? ये तो बहुत आसान सा है। फीकल कंटामिनेशन होगा, इसका मतलब ह्यूमन के अंदर रहता होगा, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में रहने वाले तो कौन सी रेंज के हो सकते हैं? मीजोफाइल्स। और मीजोफाइल्स क्या है? स्केरेशिया कोलाई। या सिंपल सा अगर आपको याद है कि इंटेस्टाइन में ई कोलाई रहता है, तो आप सीधे सीधे ई कोलाई को टिक कर सकते हो। ठीक है। देखो आंसर आ रहे हैं, पर ये आंसर तो बहुत सिंपल सा था। मैंने तो इसमें आपके आंसर का इंतजार ही नहीं किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर में आपका इंतजार करूंगा मैं। चलो अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, अब देखते हैं, अब आंसर करना। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा था।
ठीक है, सब ने बताया, देखो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, धनश्री, आशा, जेनिफर, संजना, पिंकी, मोनिका, अर्चना, ठीक है, सुरजीत, सौम्या, विवेक, फातिमा, हर्षा, वैशाली, रिया, फारिया, निशा, रजत, सब लोग, अरिजीत, सभी ने आंसर दिया है, लेकिन बहुत सिंपल सा है। चलो अब नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आप आंसर करना। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर हेलो टॉलरेंट, पहली बात तो नॉन हेलोफाइल्स वो होते हैं एस्केरिशिया कोलाई जैसा कि नॉन हेलोफाइल्स, इसको सैलिनिटी पसंद नहीं है, सॉल्ट ज्यादा पसंद नहीं है। हेलो टॉलरेंट जो थोड़ा बहुत सॉल्ट को पसंद करते हैं। हेलोफाइल्स कंपैरेटिवली ज्यादा सॉल्ट प्रेफर करते हैं। फाइल्स मींस लविंग, सॉल्ट लविंग है। देखो दो टर्म है, एक तो टॉलरेंट, दूसरा फाइल। जो फाइल है उसका मतलब लविंग, वो सॉल्ट को ज्यादा पसंद करता है, और जो टॉलरेंट है इसका मतलब वो बेयर कर रहा है किसी तरीके से। और एक है एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, सबसे ज्यादा जो 25 से 35% सैलिनिटी को प्रेफर करते हैं। उनके एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम, सेलेनेरियम है, याद रखना एग्जाम्पल। और यहां पर जो है डिनेलिया सैलिना, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये याद रखना, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है। इस एग्जाम्पल को याद रखना, ये बैक्टीरिया नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये एक एल्गी है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरिया है, ये एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ग्रीन एल्गी, इसको याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। इसके बेसिस पर, चलो मैं यहां से थोड़ा सा गायब हो जा रहा हूं, अब आप मुझे इसका आंसर फटाफट देना। मैच कराओ कॉलम को और जल्दी से आंसर बताओ कि आंसर इसका क्या होगा। आंसर बताओ जल्दी से। फटाफट आंसर बताओ। ये गेट का क्वेश्चन है। पिंटू कुमार सबसे पहले आंसर कर रहे हैं और ये बी आंसर बता रहे हैं। चलो पिंटू का बी आंसर हुआ, कुछ लोगों ने बी कहा है, कुछ लोगों ने इस आंसर को सही कहा है। चलो एक, और कुछ ने डी को भी आंसर किया है। डी को आंसर सबसे पहले करने वाले सुमित्रा, सुमित्रा, सुब्रता, सताद्रुता, ठीक है, सताद्रुता, सौम्या, बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं या फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ लोग सेकंड ऑप्शन भी कह रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं किसका सही होता है। ये दो ऑप्शन के साथ ज्यादातर लोग हैं। अच्छा सी ऑप्शन वाले भी आ रहे हैं, गुड। चलो कोई फर्स्ट ऑप्शन ना बोल देना। डी ऑप्शन के साथ बहुत सारे लोग हैं और सी ऑप्शन के साथ बहुत सारे लोग हैं। चलो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखो जो अभी तक इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है, अच्छा अभी आंसर आ ही रहे हैं, ठीक है। आजाद, निशा ने डी बताया, नहीं निशा ने सी बताया, नेहा ने डी बताया, विकास भी डी कह रहे हैं, सचिन भी डी कह रहे हैं, ज्यादातर लोग अब डी कहने लग गए, ठीक है। काजल सी ऑप्शन कह रही हैं, ठीक है। देखो ये जानबूझ करके पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आए तो आप उनको कैसे करते हो ये देखने के लिए, ठीक है। देखो कभी भी मैच कराओ कॉलम तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन पता है उसके हिसाब से अगर हम देखें, स्क्रेशिया कोलाई क्या है? मीजोफाइल्स। स्क्रेशिया कोलाई क्या है? मीजोफाइल्स। इसका मतलब एस को किससे मैच होना चाहिए? 3 से मैच होना चाहिए।
S को किससे मैच होना चाहिए? 3 से। ऐसा मैच कहां पर मिल रहा है? 2 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी C और D में। तो इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, बाकी दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब C और D में कौन सा सही है, इसको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? देखो, Q को मैच करना पड़ेगा किससे? हैलोफाइल से, क्योंकि ये ग्रीन एल्गा हैलोफाइल है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ठीक है, हैलोफाइल। पर Q को 1 से इस ऑप्शन में भी मैच किया जा रहा है, इस ऑप्शन में भी मैच किया जा रहा है, यानी अभी भी मुसीबत सॉल्व नहीं हुई। तो फिर सही आंसर कैसे पता करें? आपको अगर ध्यान में हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बताया था और एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में बताया था। तो जब कभी आप, अगर मैं पढ़ा रहा होता आपको पूरी क्लास, तो आपको मैं ये भी बताता कि जो सल्फोलोबस होते हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं और वो आर्किया होते हैं, ठीक है। सल्फोलोबस क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया हैं, और एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमोफाइल्स लो पीएच वाली कंडीशन में, ज्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशन में रहता है सल्फोलोबस, ये एसिडोफाइल है। और जैसे ही आपको R सेकंड मिल गया, आपका ये ऑप्शन यानी 4th वाला सही हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4th। या अगर आपको इससे नहीं मैच कराना है तो आप मैथेनोकोकस ज्यादा प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में रहता है, यानी कि आप जानते हैं जो नेचुरल गैस होती है उसमें भी मेथेन होता है, और वो बहुत ज्यादा डीप में मिलती है। इसकी वजह से जैसे ही आप अर्थ के और डीप में जाते जाओगे, वेंट्स में जाते जाओगे या ट्रेंच में जाते जाओगे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी वहां पाए जाने वाले बैक्टीरिया कैसे होंगे? बैरोफाइल्स। तो P को आप 4 से मैच कराते अगर, तो भी आपको यह आंसर मिल जाता, ठीक है ना। तो D इज द करेक्ट आंसर। पवन कुमार बोला था सर, हाँ बिल्कुल पवन कुमार, आपका आंसर सही है। अल्फा बीटा गामा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, एक्सट्रीमोफाइल्स जो भी हमने कहा कि जहां कहीं भी अगर आपको सेलेक्ट करना हो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, तो वहां पर आप किसी आर्किया को सेलेक्ट करोगे। अब ये बहुत बड़ी क्लास होती तो मैं आपको सब कुछ बताता, लेकिन हमें जल्दी से इसको खत्म करना है और समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम जितना कंसेप्ट यहां डिलीवर हो रहा है वो समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट रिच लेक। पहली ही बात कर दी सॉल्ट रिच लेक की, और फिर पूछा गया कि अब बताओ, और इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर बताए गए हैं। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आप तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन सॉल्ट रिच लेक देख करके आप क्या बताते हो कि सॉल्ट रिच लेक में इनमें से क्या होना चाहिए? प्लैंक्टोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अमीबा या फिर आर्किया? सॉल्ट रिच लेक में क्या होना चाहिए? देखो आंसर आने लग गया। सबसे पहले शताद्रुता डी आंसर बताते हैं, फिर गायत्री भी डी आंसर बता रही है, विदिशा, जेनिफर, पूनम, पिंटू, हंशु, सौम्या, सभी ने डी आंसर बताया। गुड। मनीषा, हर्षा, अंजलि, पिंकी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे डी आंसर आ गए, खूब सारे डी आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे डी आंसर आ रहे हैं, और ये आंसर आपका ऑब्वियसली सही होगा, ठीक है। बाकी सारे जो बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं आपको, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, ये सॉल्ट रिच कंडीशन में नहीं पाए जाते। ऑब्वियसली कोई आर्किया ही होगा जो सॉल्ट रिच कंडीशन में देखा जा सकता है, ठीक है।
नाउ अब ऑक्सीजन के साथ क्या रिलेशन है बैक्टीरिया का? हमने कहा था कई सारी फिजिकल कंडीशन जरूरी होती हैं, और ऑक्सीजन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है? तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, ऑब्लिगेट एरोब केवल एरोबिक कंडीशन में ग्रोथ करेंगे, और इसको शो करने के लिए एक कंडीशन यहां पर दिखाई गई है, यहां पर देख सकते हो आप, ऑब्लिगेट एरोब। यहां पर एक मीडियम है थायोग्लाइकोलेट जिसमें है, और ये ऑक्सीजन जोन बनाता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है, और ये ऑक्सीजन जोन है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जोन के पास कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं? जो ऑक्सीजन जोन के पास ग्रो कर रहे होंगे ऑब्वियसली उनको स्ट्रिक्टली जरूरत होगी ऑक्सीजन की, तो वो ऑब्लिगेट एरोब होंगे। जो फैकल्टेटिव एनारोब होंगे वो बेसिकली होते तो एरोबिक हैं, पर कई बार ऑक्सीजन ना मिलने पर एनारोबिक एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाते हैं, तो इसलिए ज्यादातर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हैं एरोबिक जोन पर, ऑक्सीजन वाले जोन पर आप देखोगे कि ये सस्पेंडेड भी हैं, एनारोबिक लेयर तक पूरे गए हुए हैं। मीडिया के केवल सरफेस पर ही ऑक्सीजन रहती है। एरो टॉलरेंट एनारोब, ये ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए पूरे के पूरे टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हो कि सभी जगह पर सस्पेंडेड हैं, दिखाई दे रहे हैं। पर जो स्ट्रिक्टली एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं वो कभी भी ऑक्सीजन के पास ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ऑक्सीजन के पास ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन वाले जोन में किसी भी तरीके की ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इस तरीके से ऑक्सीजन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। माइक्रो एरोफाइल्स, ये ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत प्रेशर ये सह सकते हैं, ऑक्सीजन इनको थोड़ा बहुत जरूरत होती है, इसीलिए ऑक्सीजनिक जोन में ये हैं, पर बिल्कुल ऑक्सीजन के पास नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे हैं, ऑक्सीजन जोन के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ओके, ये देखो अभी दिखाई दे रहा है। चलो, अब ऐसा क्या है कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन होने पर सरवाइव नहीं कर पाता? कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि आप देख रहे हो, हम स्पेशली बात कर रहे हैं, अगर आप माइक्रो एरोफाइल्स की बात करो, अगर आप ऑब्लिगेट एरोब की बात करो, तो ये ऑक्सीजन में सरवाइव कर पा रहे हैं, इवन फैकल्टेटिव एनारोब भी सरवाइव कर पा रहे हैं, एरो टॉलरेंट भी ऑक्सीजन थोड़ा बहुत सह सकते हैं, पर स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में रहने वाले ऑक्सीजन को बिल्कुल भी नहीं सह पाते। क्या रीजन है कि ऑक्सीजन को ये बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पा रहे? ये रीजन है, आप यहां पर देख सकते हो, इस रीजन को यहां पर देख सकते हो कि बेसिकली अगर कभी भी ऑक्सीजन रहती है, या यूं कह लो कि ऑक्सीजन में वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे जो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जब कभी भी रहेगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनने के चांसेस रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं या जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हैं, तो उनके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनने के चांसेस हैं। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही है, अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो डैमेज होने के भी बराबर चांसेस हैं। ऐसे में एरोबिक एनवायरनमेंट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहने वाले वो सारे बैक्टीरिया जो भी ऑक्सीजन को फेस कर रहा है, उन सभी के पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। और ये मैकेनिज्म कौन सा है? इसका मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने वाली मैकेनिज्म जिनके पास होगा वो ऑक्सीजन को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, पर जिनके पास ये मैकेनिज्म नहीं होगा वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन को बर्दाश्त या टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, यानी उनके पास वो मैकेनिज्म नहीं होगा। कौन से मैकेनिज्म हैं ऐसे जो इन ग्रुप्स के पास प्रेजेंट होता है? तो देखो,
कुछ एंजाइम्स हैं जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने के काम में आती हैं, और ये कैसे न्यूट्रलाइज करती हैं इसको भी आप देख सकते हो। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नाम का एंजाइम, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन को H2 के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। पर जिन बैक्टीरिया के पास परऑक्सीडेज एंजाइम होंगे वो परऑक्साइड को वाटर के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। जिन बैक्टीरिया के पास कैटालेज होगा वो वाटर के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये सारे एंजाइम्स सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, परऑक्सीडेज और कैटालेज जिन किसी के भी पास हैं वो सारे ऑक्सीजन वाली कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो ऑब्लिगेट एरोब हैं या ज्यादातर फैकल्टेटिव एनारोब हैं उन सभी के अंदर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज प्रेजेंट होता है, कैटालेज प्रेजेंट होता है, पर परऑक्सीडेज नहीं होता। देखना, इस बात को समझना, ठीक है ना। ये जो चार्ट मैं बताने जा रहा हूं अभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इस चार्ट को समझना। ज्यादातर जो एरो टॉलरेंट होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन को बर्दाश्त कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे एनारोब, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकाई, इनके पास भी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज प्रेजेंट है, पर कैटालेज आप देख रहे हो कैटालेज तो है ही नहीं, कैटालेज नहीं है। हां, परऑक्सीडेज वापस प्रेजेंट है, इसके पास परऑक्सीडेज प्रेजेंट है। तो 2 एंजाइम है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और परऑक्सीडेज, यानी ये वाटर को, ये परऑक्साइड को वाटर के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता होगा। नाउ ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडिया, मेथेनोजेंस, बैक्टीरियोइड्स, इन सभी के पास ये ऑब्लिगेट एनारोब क्यों है? क्यों इनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक है? ये ऑक्सीजन में ग्रो ही नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन को, स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने का कोई मैकेनिज्म इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये तीनों भी एंजाइम इनके पास नहीं होंगे, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब अगर आपने ये देख लिया है तो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं और आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बात समझ में आ गई है सबको? ये चार्ट एक बार ध्यान से देख लेना। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, आपको टाइम मिलता है 10 सेकंड का टाइम मिलता है, और 10 सेकंड में इस चार्ट को देख लो, फटाफट देख लो 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब इस चार्ट को आपने देख लिया और इसको मेमोराइज करो। जो ऑब्लिगेट एरोब होंगे या फैकल्टेटिव एनारोब होंगे उनमें 2 प्रेजेंट है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटालेज, और जो एरोटॉलरेंट होंगे उनमें कौन से? एरोटॉलरेंट में क्या प्रेजेंट होगा? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और परऑक्सीडेज, ठीक है। यही बात ध्यान रखनी है। बाकी जो एनारोब हैं उनमें तो कोई प्रेजेंट ही नहीं होगा। चलो अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। मैं यहां से थोड़ा गायब हो रहा हूं, फटाफट इसका आंसर देना। अब जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी तक आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया? जल्दी जल्दी आंसर करो। Which of the following are true about bacterial superoxide dismutase? सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज किस में प्रेजेंट होगा? क्या ट्रू है? चलो आंसर आने लग गए। आंसर है सबसे पहले शताद्रुता। तो बहुत तेज आंसर करते हैं, सबसे पहले हर बार आंसर शताद्रुता का आता है।
आप इतनी देर क्यों लगाते हो? शताद्रुता ने सबसे पहले आंसर दिया। चलो, यामिनी बी आंसर कर रही हैं, ज्यादातर लोगों ने सी आंसर किया है। ज्योति सोनी भी बी आंसर कर रही हैं। बहुत सारे लोग बी आंसर कर रहे हैं। आशफा खान ने ए आंसर भी किया है। ध्यान रखना, बैक्टीरियल सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के बारे में बात कर रहा है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है। आंसर आ गए? सारे आंसर आ गए, चलो ठीक है। बहुत सारे लोग बी आंसर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बी आंसर अभी भी कर रहे हैं। रेणुका बी कह रही हैं, करण भी बी आंसर कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा ने सी आंसर दिया है। अरिजीत, संजना, पूनम सी आंसर कर रही हैं। अरिजीत बी आंसर करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। अभी हमने क्या कहा था? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज किसमें प्रेजेंट है? ऑब्लिगेट एरोब में और ज्यादातर एरो टॉलरेंट एनारोब में, दो में प्रेजेंट है, ऑब्लिगेट एरोब एंड एरो टॉलरेंट एनारोब। ऑब्लिगेट एरोब में प्रेजेंट होगा, यानी कि पी आंसर सही है। एंड एरो टॉलरेंट एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब में प्रेजेंट है। हाँ, फैकल्टेटिव एनारोब में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब फैकल्टेटिव एनारोब वाला आंसर भी सही है। प्रेजेंट इन एरो टॉलरेंट एनारोब, हाँ ये भी आंसर सही है, यानी तीनों आंसर सही हैं। पी क्यू आर, कौन सा सही होगा? पी क्यू आर। यहां पर आप ये आंसर देखो, एब्सेंट इन ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब जो होगा उसमें एब्सेंट क्यों होगा? अगर यही नहीं होगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज तो सबसे पहले रिएक्शन कैटेलाइज करता है, ठीक है ना? तो अगर यही नहीं प्रेजेंट होगा तो न्यूट्रलाइज कैसे होगी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज? ऑब्लिगेट एरोब में तो ये होना जरूरी है। इसका मतलब एस तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, डी तो कभी होगा ही नहीं। बाकी तीनों यहां पर पी क्यू आर ऑप्शन सही है, तो द राइट आंसर इज बी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे आपने अभी देखा कि बैक्टीरिया को डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, उसी तरीके से बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल की बात डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे चलते हैं इस बात पर कि इनकी फिजिकल हैबिट को अगर आपने समझा है तो आप इसको लैब कंडीशन में वही ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करके कल्चर कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं इनको कल्चर करने के तरीके के ऊपर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब कंडीशन में कैसे कल्चर करें। बेसिकली कल्चर मीडिया को यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। और जो कल्चर मीडियम होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंथेटिक मीडियम। कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मीडियम में आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स मीडियम क्या है और सिंथेटिक मीडियम को केमिकली डिफाइंड मीडियम भी कह रहे हैं। तो केमिकली डिफाइंड मीडियम क्या है? कॉम्प्लेक्स मीडियम में बेसिकली आपको एक बहुत सिंपल सी और जनरल सी बात बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें आप ये नहीं देख सकते हो कि इनमें कौन सा इंग्रेडिएंट कितना है। यानी बीफ एक्सट्रैक्ट आपने डाल दिया, इसकी अमाउंट तो पर्टिकुलर है, पर इस बीफ एक्सट्रैक्ट में कौन कौन सी प्रोटीन, कौन कौन से अमाइनो एसिड, क्या क्या चीजें थी,
कितने ग्रोथ फैक्टर थे, ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, पेप्टोन में जनरली अमाइनो एसिड पेप्टाइड होते हैं, पर ये आपको पता नहीं है कौन कौन से अमाइनो एसिड्स क्या क्या हैं उसमें। ठीक है, तो जनरली जो ये कॉम्प्लेक्स मीडियम है इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको पता नहीं है। पर केमिकली डिफाइंड मीडियम का मतलब वो सारी चीजें जो भी आप डालोगे सबको आपको पता होगा कि कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फेट है, कितना सोडियम है, कितना मैग्नीशियम है, कितना सारी अमाउंट अगर पता हो तो उसको क्या कहा जाएगा, केमिकली डिफाइंड मीडियम। बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स मीडियम में आप बीफ एक्सट्रैक्ट डाल सकते हो, सोडियम क्लोराइड यहां पर डालोगे, अगार डालोगे, वाटर डालोगे तो सॉलिड मीडियम हो गया, अगार अगर आपने डाला है तो। पर जनरली आपको यह पता नहीं होता कितने सारे ग्रोथ फैक्टर, कितना नाइट्रोजन कंटेंट, कितना क्या है। पर केमिकली डिफाइंड मीडियम में ये सारी चीजें आपको पता होती हैं। ठीक है, रासना पूछ रही हैं सर यही होती हैं क्या क्लासेस लाइव? हाँ रासना, अभी गेट की क्लास चल रही है लाइव, तो गेट का सेशन आप जब कभी भी अटेंड करोगे तो इसी टाइम पे अटेंड करना। ठीक है, और अगर टाइम हमने चेंज किया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स आती हैं वो हम आपको बता देंगे, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इसको देखते रहना, और एग्जाम आने वाले हैं तो तैयारी भी करते रहो। कुछ स्पेशल टाइप के कल्चर मीडिया होते हैं जिनको अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेलेक्टिव मीडियम, डिफरेंशियल मीडियम और एनरिच्ड मीडियम। इनका सीधा सीधा पर्पस क्या है? सेलेक्टिव मीडियम किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेलेक्टिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो आप सेलेक्टिव मीडियम में ग्रो करो, जहां पर बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के इनहिबिट कर दिया जाएगा कि सारे ऑर्गेनिज्म ना ग्रो कर पाए, कोई सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म ही ग्रो कर पाए। डिफरेंशियल मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर डाई, ग्रोथ स्टिमुलेंट या ग्रोथ इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। डिफरेंशियल मीडियम, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, अलग अलग यानी एक ही कल्चर में डिफरेंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन को डिफरेंशिएट कर सकता है। दैट इज व्हाई दिस मीडियम इज रेफर्ड टू एज डिफरेंशियल मीडियम। एनरिच्ड मीडियम किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, या जो भी आपने ग्रो किया है उसकी ग्रोथ को तेजी से स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है एनरिच्ड मीडियम। अंतिमा सिंह पूछ रही हैं सर आप सीएसआईआर के भी टॉपिक पढ़ाते हो? हाँ, मैं सीएसआईआर के भी टॉपिक पढ़ाता हूं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कह रहे हैं कल्चर मीडिया को फिर से एक्सप्लेन कर ले। अच्छा, आप एक बार वापस से जा करके देख लेना कि कॉम्प्लेक्स मीडियम और डिफाइंड मीडियम क्या है। कॉम्प्लेक्स मीडियम सिंपली आप उसमें ऐसे सोर्सेस को डालते हो जिसमें कि आपको पर्टिकुलर नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फेट कितना है, ये नहीं पता होगा। डिफाइंड मीडियम में हर एक चीज डिफाइंड होती है, इसीलिए उसका नाम ही डिफाइंड मीडियम है। चलो आगे चलते हैं। ये स्पेशल कल्चर मीडिया थे, उनके एप्लीकेशन की किस तरीके से कौन सा कल्चर मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अपनी मेन टॉपिक पे आ रहे हैं जहां पर काइनेटिक्स हम डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाए? पॉपुलेशन ग्रोथ, बैक्टीरिया किसी भी कल्चर में जब ग्रो कर रहा होगा तो उसको मेजर किया जा सकता है, और इसको मेजर करने की दो मेथड हैं। एक मेथड है डायरेक्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आप सीधे सीधे बैक्टीरिया के नंबर को काउंट कर सकते हो। तो कॉलोनी काउंटर या सीरियल डाइल्यूशन या जितने भी तरीके के इस तरीके के पढ़ते हो जहां पर आप सिंपली काउंट करते हो, वो सारी डायरेक्ट मेथड होती हैं। इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड पर हम फोकस करने जा रहे हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में इस्तेमाल किया जाता है टर्बिडिटी का। बैक्टीरिया जैसे जैसे ग्रो करता रहेगा, बैक्टीरियल ब्रॉथ, लिक्विड मीडियम टर्बिड होता जाएगा। ठीक है, ये टर्बिड होता जाएगा, तो आप देखो इसको मेजर किया जा सकता है,
और मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है? बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, कि मीडिया को, कल्चर को रखा जाएगा, लाइट पास होगी। अगर लाइट पास हो गई, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहा मीडियम, तो ज्यादातर लाइट पास हो जाएगी और जो टर्बिडिटी होगी वो बहुत कम होगी अगर ग्रोथ नहीं हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो। और इसलिए यहां पर जो डेंसिटी आएगी वो उसकी रीडिंग बहुत कम आएगी। आप देख रहे हो रीडिंग कितनी कम आ रही। पर जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ टर्बिडिटी बढ़ेगी, और टर्बिडिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा? फाइनली ज्यादातर लाइट या तो स्कैटर्ड हो जाएगी या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए अब ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी बढ़ गई है और रीडिंग आप देख रहे हो ज्यादा आ रही है। जितनी ज्यादा स्कैटरिंग या लाइट का एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी। ठीक है। अब इस हिसाब से जब हमने टर्बिडिटी मेजर की तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो पैटर्न है, बैक्टीरिया कल्चर में डायनेमिक ग्रोथ शो कर रहा था। लैब कंडीशन में बैक्टीरिया डायनेमिक ग्रोथ शो करता है, और डायनेमिक ग्रोथ शो करता है, उससे मिलता है जो ऑब्टेन होता है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व कहा जाता है। अगर इस बैक्टीरियल डायनेमिक्स को, ग्रोथ डायनेमिक्स को अगर प्लॉट किया जाए ग्राफ पर, तो क्या मिलेगा? एक स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व मिलेगा। और बैक्टीरियल ग्रोथ कैन बी स्टडीड बाय प्लॉटिंग द सेल ग्रोथ, यानी कि एब्जॉर्बेंस, जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंस उतनी ज्यादा सेल ग्रोथ, वर्सेस द इंक्यूबेशन टाइम, या लॉग ऑफ सेल नंबर वर्सेस टाइम। ये दो एक्सिस हैं, इन पर आप इसको प्लॉट कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें जो डायनेमिक्स है उसके हिसाब से कितनी फेजेस मिल रही हैं। 1 2 3 4 फेजेस मिल रही हैं बैक्टीरियल ग्रोथ डायनेमिक्स में। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। लैग फेज जो है, लैग फेज यहां पर लिख रखा है इंटेंस एक्टिविटी प्रिपेयरिंग फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ बट नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी लैग फेज किसी भी मीडियम में जब कभी बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया जाता है तो बैक्टीरिया सबसे पहले उस एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। यानी इस जगह पर डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन हो रहा होगा। यहां पर डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है, अलग अलग तरीके के जीन एक्सप्रेस होंगे जो हेल्प करेंगे बैक्टीरिया को उस एनवायरनमेंट में कि वो ग्रोथ आगे कर पाए। कई सारे एंजाइम्स उसके अंदर एक्सप्रेस होना शुरू करेंगे, कई सारे कोफैक्टर को इस्तेमाल करने वाले एंजाइम्स, डिफरेंट तरीके की चीजें बनना शुरू हो जाएंगी ताकि वो सरवाइव करे। प्रिपरेशन है ये ग्रोथ की, और उसको कहा जाता है लैग फेज, जहां सेल नंबर तो नहीं बढ़ रहा है पर हां अभी भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत फास्ट है। तो लैग फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। यहां पर डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन और मेटाबॉलिज्म फास्ट चल रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है लॉग फेज, और लॉग फेज में आप देख रहे हो लॉगरिदमिक या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में जहां ग्रोथ होती है। यहां पर बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे नहीं चल रहे होते अभी। यहां पर सिर्फ बैक्टीरिया को इतना याद है कि उसको तेजी से अपने सेल नंबर बढ़ाने हैं, तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी कंडीशन अब फेवरेबल बैक्टीरिया ने अपने अंदर कर ली है और वो तेजी से ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ भी कैसी? एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अर्थमेटिक फैशन में ग्रोथ करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, या जियोमेट्रिक फैशन में। अब यहां पर देखो नेक्स्ट फेज आती है स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज तब आती है जब, देखो ये सारी कंडीशन किसकी है? लैब कंडीशन की बात कर रहे हैं। हमने मेजर किया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को लैब कंडीशन में, और लैब कंडीशन में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आप किसी ट्यूब में बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हो, किसी प्लेट में कल्चर कर रहे हो, या फ्लास्क में कल्चर कर रहे हो,
तो बैक्टीरिया को आपने लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, और जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली इस स्टेज पर जहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कुछ ना कुछ कैरिंग कैपेसिटी तो होगी उस एनवायरनमेंट की। तो यहां पर ये कैरिंग कैपेसिटी है, और कैरिंग कैपेसिटी अगर होगी तो आप समझते हो कि कैरिंग कैपेसिटी पर जब पॉपुलेशन पहुंच जाती है तो फिर ग्रोथ करना बंद कर देती है। अब इस जगह पर आप देखोगे तो स्टेशनरी फेज में जो बर्थ रेट होगी वो डेथ रेट के इक्वल होगी, और जब बर्थ रेट डेथ रेट के इक्वल हो जाए, क्योंकि न्यूट्रिशन अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है, अब ज्यादा कोई यूज नहीं कर सकता, तो बर्थ रेट डेथ रेट के इक्वल हो जाए तो कौन सी फेज आ जाएगी? स्टेशनरी फेज। अब ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सेल नंबर जितने थे उतने ही स्टैटिक रहेंगे। इस टाइम पर भी डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है, और मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो रहा होता है। यहां पर कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन है, और स्ट्रेस वाली कंडीशन में कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया खूब सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाएगा, जो उसकी ग्रोथ के लिए तो उतने ज्यादा जरूरी नहीं है, पर हां किसी ना किसी तरीके से फायदा जरूर पहुंचा देते हैं। क्योंकि अगर किसी ने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया तो बाकी सारी दूसरी जो स्पीशीज हैं हो सकता है वो ग्रो ना कर पाए, पर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया उस लिमिटेड एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाए। तो ऐसे में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है स्ट्रेस कंडीशन में, और स्ट्रेस कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया जैसे बैसिलस स्पोर फॉर्मेशन भी करना शुरू कर देता है। ये बैसिलस के लिए, बैसिलस क्या करता है इस कंडीशन में? स्पोर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। एंड नेक्स्ट फेज आती है डेथ फेज, जहां पर पॉपुलेशन के नंबर तेजी से डिक्रीज करते हैं, डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड था, आपने नया रिसोर्स उसको दिया नहीं, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और न्यूट्रिशन भी अब खत्म हो गया। ऑब्वियसली स्ट्रेस कंडीशन को पहले से ही फेस कर रहा था, अब न्यूट्रिशन और खत्म हो गया तो डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये 4 फेजेस हैं जो डायनेमिक कंडीशन में इस तरीके की मिलती हैं, आपको देखते चेंज होती हुई मिलती हैं। डायनेमिक ग्रोथ स्टैंडर्ड कर्व देखने को मिलता है बैक्टीरिया का। ठीक है, पिंटू पूछ रहे हैं इडियोफेज को क्या कहते हैं? देखो अभी हम चलो आगे बात कर लेते हैं इडियोफेज ट्रोफोफेज, इसको भी बात कर लेते हैं, या यहीं पे लिख लो। जो स्टेशनरी फेज है, स्ट्रेस वाली कंडीशन जहां सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको कहा जाता है ट्रोफोफेज, ट्रोफोफेज। और ग्रोथ वाली फेज इसको कहा जाता है इडियोफेज। ठीक है, इडियोफेज में वो सारी चीजें बनेंगी जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तभी तो ग्रोथ तेजी से हो रही है, और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसका मतलब प्राइमरी मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा। तो 2 फेजेस हैं, इडियोफेज ट्रोफोफेज। इडियोफेज ग्रोथ फेज वाली कंडीशन है, और ट्रोफोफेज स्ट्रेस कंडीशन वाली फेज है, जहां पर स्टेशनरी फेज जिसको बोला जाता है। जो मेन फोकस होता है काइनेटिक्स में वो ग्रोथ फेज पर होता है, और ग्रोथ फेज क्या है? लॉग फेज। लॉग फेज में सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये कि ऑर्गेनिज्म जब कभी भी अडॉप्ट हो जाते हैं मीडियम में तो एक्सपोनेंशियल यानी लॉग रेट से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में एक रेगुलर इंटरवल पर आप देखोगे एक पर्टिकुलर जनरेशन पर इनकी ग्रोथ धीरे धीरे डबल होती चली जाती है। बाइनरी फिजन होता है और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है इनकी ग्रोथ में, इनके नंबर में। और नंबर कैसे बढ़ता है? हर जनरेशन के बाद सेल कैसी हो जाती है? सिंगल सेल 2n हो जाती है। हर जनरेशन के बाद सिंगल सेल 2n हो जाती है। ठीक है,
जनरेशन टाइम आप जानते ही हो किसको कहा जाता है। जनरेशन टाइम आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, जनरेशन को आसानी से समझ सकते हो। नंबर ऑफ सेल 1 थी, अभी जनरेशन कैसे बढ़ती है, 2 की पावर में बढ़ना शुरू होती है। हर जनरेशन 2 की पावर में उनका पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है हर एक जनरेशन के बाद, ठीक है ना। यहां पर अभी 1 सेल थी, पर जैसे ही आप नेक्स्ट जनरेशन की बात करोगे तो जनरेशन को 2 पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन, यहां पर लिख सकते हो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन। यहां पर एक जनरेशन जैसे ही भी थी 2 सेल दिखाई दे रही हैं। यहां पर नेक्स्ट जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन में आपको पावर में 2 की पावर में हमेशा हमें दिखाई देगा 4 सेल दिखाई दे रही हैं। तीसरी जनरेशन जैसे ही आप देख सकते हो यहां पर कितनी सेल दिखाई दे रही हैं, 8 सेल दिखाई देने लगी। इस तरीके से ग्रोथ होती रहती है और 5 जनरेशन में आप देख रहे हो 32 सेल दिखाई दे रही हैं। इसी फैशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, यानी हर जनरेशन के बाद जस्ट डबल नंबर हो जाता है पहले का, ठीक है, पहले का जस्ट डबल। चलो अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हमने बताया कि हर जनरेशन के बाद जस्ट डबल नंबर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखो। क्वेश्चन ये है कि सपोज 10 बजे आपने यहां पर 100 बैक्टीरिया इनोक्यूलेट किया, 100 बैक्टीरिया इनोक्यूलेट किया 10 बजे सुबह एट 10 AM, ठीक है, 10 बजे इनोक्यूलेट किया 100 बैक्टीरिया। और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानो कि जब आपने देखा 2 बजे 2 o'clock पे 2 PM पे ये फ्लास्क आधा भर गया था, कितना फिल हो गया, हाफ फिल हो गया। बैक्टीरिया से कितना फिल हो गया, हाफ फिल हो गया। तो बताओ पूरा फिल होने में कितना टाइम लगेगा। अगर जनरेशन टाइम दे रखा है, जनरेशन टाइम 30 मिनट, अगर जनरेशन टाइम 30 मिनट है तो इसका आंसर बताओ, यानी हर बार डबल होने में टाइम कितना लगता है, 30 मिनट का। तो इसका जल्दी से आंसर बताओ कि आपको कितने बजे ये फ्लास्क या ट्यूब पूरी फुल मिलेगी। इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बताना है। देखो आंसर आ रहे हैं। हरिओम प्रसाद कह रहे हैं कि 2 बजे के 1 मिनट, 2 बज के 1 मिनट पे 2 बज के 1 मिनट पे यार, ठीक है, इन्होंने मैसेज डिलीट कर दिया, यानी गलत आंसर इन्होंने दिया था। रिया शर्मा कह रही है 8 आवर, 8 आवर कैसे, और विवेचना 32 मिनट कैसे, 32 मिनट आ रहा है मुझे आंसर। तो बहुत सीधा है आंसर, ज्यादातर लोग 230 कह रहे हैं। मनीषा, सूरज, शकील, यामिनी, सत्यम, सुरजीत, जेनिफर, प्रियंका, सौम्या, सोनू, फारिया, सब 230 कह रहे हैं। 230 क्यों कह रहे हो, सिंपल सी बात है, हर 30 मिनट के बाद सेल डबल हो जाती है। अगर 2 बजे ये ट्यूब हाफ फिल है तो जस्ट डबल यानी कि फुल कब हो जाएगा, अगले एक जनरेशन होने पर, और एक जनरेशन में लगा टाइम कितना है, 30 मिनट, यानी 230 पर ये पूरा आपको फुल मिलेगा, ठीक है। तो आप कभी देखना, तो एप्टीट्यूड में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लो
230 पर आपको पूरा फिल्म मिला है तो आधा ये कब मिलेगा, ठीक है, या 1/4 कब मिलेगा, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल सा है, जनरेशन टाइम को ध्यान में रखना और इस हिसाब से आप करना कि, और आपको पता होना चाहिए कि लॉग फेज में ग्रोथ कैसी होती है, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, जनरेशन टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोथ कर्व से, और आप देखो जनरेशन टाइम यहां पर क्या दे रखा है, ग्रोथ कर्व में क्या बेसिकली चेक करते हैं, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस ऑप्टिकल डेंसिटी यहां पर दे रखी है, इस 650 पर क्या एब्जॉर्बेंस आया है, 60 से 90 पर एक जनरेशन बीता, यहां से यहां तक 1 जनरेशन हुआ, कितने मिनट का हुआ, 30 मिनट का, 30 मिनट का 1 जनरेशन टाइम था, और 1 जनरेशन टाइम पर देखो एब्जॉर्बेंस जस्ट डबल मिल रही है, जहां 30 पर 2 मिलती थी 0.2, वहां पर 90 पर जाने पर 4 एब्जॉर्प्शन मिल रही है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन जस्ट डबल मिली मींस ग्रोथ जस्ट डबल हुआ, तो डबलिंग टाइम कितना हो गया, डबलिंग टाइम को ही कह रहे हैं जनरेशन टाइम कितना हो गया, 30 मिनट का, ठीक है। अब कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी हम करने जा रहे हैं उसको आप समझना कि कैसे ये इस पर जो काइनेटिक्स होती है, ग्रोथ काइनेटिक्स, कैसे इस पर क्वेश्चन बेस्ड होता है। सारा का सारा ग्रोथ काइनेटिक्स केवल एक फॉर्मूले पर बेस्ड है, कौन सा फॉर्मूला, nt इज इक्वल टू n0 टू पावर n, ठीक है, इस पर ही बेस्ड है। यही एक इक्वेशन है जिससे बाकी सारी इक्वेशन डिराइव की जाएंगी। बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स में जितने भी सवाल होते हैं वो इस इक्वेशन से ही डिराइव किए जाते हैं उनके फॉर्मूले। अभी कैसे है, सपोज आपको बता दिया गया कि आपने एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन जल्दी से करो, आपको क्वेश्चन बताया गया कि आपने 10 बैक्टीरिया सुबह इनोकुलेट किया, 4 आवर के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, अगर जनरेशन टाइम दे रखा है, जनरेशन टाइम दे रखा है सपोज 30 मिनट। चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कि 10 बैक्टीरिया इनोकुलेट किया, 30 मिनट के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, एनटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया या टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट गिवन टाइम या एट अ टाइम, जो पर्टिकुलर टाइम है उसके बाद। n0 क्या है, इनिशियल नंबर, पॉपुलेशन, और n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन। अब जल्दी से इसका आंसर दे दो, सिंपल सा आंसर है, इसी फॉर्मूले पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, टोटल नंबर ही तो पूछा जा रहा है, टोटल नंबर पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले पर सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दोगे, और वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, nt इज इक्वल टू टोटल नंबर इज इक्वल टू कितना होगा, n0 कितना इनोकुलेट किया था 10, ठीक है, इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा, कितनी जनरेशन लग गई, अगर एक जनरेशन 30 मिनट की है तो 4 आवर में कितनी जनरेशन होंगी, 8, कितना हो जाएगा, अब इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, 256 0, ये 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना है, सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। राकेश कह रहे हैं सर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सीरीज भी, ओके राकेश बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सर पढ़ा रहे हैं आपको, और वो आपके ऑलरेडी लेक्चर ले रहे हैं,
थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप समझो जितने भी मैं लेक्चर लूँगा या जो भी लेते हैं, जो भी यहाँ सर ले रहे हैं, आप सबको अटेंड करो, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, आसान था, बहुत आसान था। चलो अब आगे अगर पूछते हैं, मान लो इसमें दे दिया होता कि अगर 30 मिनट का एक लैग पीरियड था तो क्या होता। 30 मिनट का अगर लैग पीरियड होता तो 30 मिनट आप कम कर देते, और 30 मिनट कम कर देते तो कितना टाइम होता टोटल, टोटल कितना, क्योंकि लैग पीरियड में ग्रोथ नहीं होती, लॉग पीरियड में ग्रोथ होती है, तो टोटल ग्रोथ का टाइम 3 आवर 30 मिनट होता, और उसमें फिर 7 जनरेशन होती, फिर आंसर कुछ और होता। बात समझ रहे हो। आप क्वेश्चन में यह भी ध्यान रखना कि कहीं लैग पीरियड तो नहीं दे रखा है। लैग पीरियड अगर दे रखा है तो उस टाइम को आपको रिड्यूस करना होगा, उसको जनरेशन टाइम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, जनरेशन टाइम में वही कैलकुलेट किया जाएगा जहां पर ग्रोथ होती है, ग्रोथ का टाइम, लॉग फेज। चलो आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चन एक जल्दी से फटाफट सॉल्व करो कि सपोज आपको पॉपुलेशन में यहां पर N0 दे रखा है, आपसे कहा गया है कि जब आपने इनोकुलेट किया था बैक्टीरिया का नंबर, यानी इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन बैक्टीरिया का था 100, सपोज 100 यहां पर दे रखा है ताकि आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो। इनोकुलेशन नंबर आपका था 100, पर आप जब आकर के आप देखते हो तो टोटल काउंट जो बैक्टीरिया का मिलता है आपको, टोटल पॉपुलेशन वो मिलती है 100 मिलियन। 100 मिलियन की इतने बैक्टीरिया आपको मिलते हैं। और अगर एक जनरेशन, जो जनरेशन टाइम है, जनरेशन टाइम क्वेश्चन में दे रखा है, अगर जनरेशन टाइम आपको दे रखा है 30 मिनट, तो फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकलेगा। अब आपको इस बार क्या पता करना है, इस बार आपको पता करना है कि नंबर ऑफ जनरेशन कितनी लगी पॉपुलेशन को 100 मिलियन पहुंचने में। 100 बैक्टीरिया से 100 मिलियन बैक्टीरिया पहुंचने में कितनी जनरेशन लग गई, अगर एक जनरेशन टाइम 30 मिनट का है तो, एक जनरेशन 30 मिनट की है तो। इसको भी डिराइव कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसको डिराइव कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस बार हमने जो बेसिक हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन 1, वो क्या था, वो था NT इज इक्वल टू N0, और जनरेशन कैसी बढ़ती है, 2 के पावर में बढ़ती है नंबर ऑफ जनरेशन। चलो इस बार पता क्या करना है हमें, N, यही तो पता करना है। और बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी होती है, लॉगरिथमिक मैनर में, लॉगरिथमिक मैनर में ग्रोथ होती है। देखो यहां पे आंसर भी आने लगे, आंसर आ रहे हैं, शिवा ने दिया 6 आंसर, कोई कह रहा है 3 जनरेशन, कोई कह रहा है 6 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, ये कैसे आ रहे हैं, ये कैसे 6 जनरेशन कैसे आए, 4 जनरेशन। चलो ठीक है, देखते हैं आगे कैसे ये सॉल्व होता है क्वेश्चन। अब अभी हमें क्या पता करना है, n, तो n को पता करना है तो इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करो, और रीअरेंज करोगे तो फिर n इज इक्वल टू, अब क्योंकि लॉगरिथमिक ग्रोथ है इसलिए लॉग लेना पड़ेगा इक्वेशन में, सो लॉग NT प्लस, या सीधे सीधे इस इक्वेशन में अगर लॉग ले लिया जाए तो log NT इज इक्वल टू log N0 इंटू N log 2। ठीक है, पता हमें क्या करना है हमें N पता करना है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू log NT, log लेने पर तो ये तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब हो जाएगा
n इज इक्वल टू लॉग एन टी माइनस, अभी होने वाला है एन टी माइनस लॉग एन जीरो अपॉन 2। ठीक है, इक्वेशन ये है। अब सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है, सीधे सीधे इस पर वैल्यू पुट करो। और अभी आप कह रहे हो देखो यामिनी बता रही है 2 जनरेशन लगेगी, कृतिका कह रही है 4 जनरेशन लगेगी। देखो इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन याद कर लो, लिख लो, रट लो, जो भी करना है समझ लो। समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पर आप पुट करो, n को पता करना है तो ये इक्वेशन लगेगी। चलो इस पे देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा यहां गायब हो रहा हूं, आप देखना। वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू होगा लॉग एन टी की वैल्यू कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 10 टू पावर 8। इनिशियल नंबर क्या था 100, इसको क्या लिखा जा सकता है 10 टू पावर 2। सीधे इक्वेशन पे रखकर सॉल्व करो। एन टी कितना है 10 पावर 8 माइनस एन जीरो कितना है 10 पावर 2 अपॉन लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, वहां पर टेबल क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। आपको लॉग वैल्यू आप चाहे तो याद कर लो, लेकिन ज्यादातर हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होता है लॉग वैल्यू। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.305 या 0.301 कुछ ऐसी होती है, तो 0.3 याद रखना। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लेस हो जाएगा 8 माइनस 2 अपॉन 3, यानी ये लगभग आ जाएगा 20 जनरेशन। कितनी आ गई जनरेशन, कितनी आ गई अब 20 जनरेशन। आंसर कितना हुआ 20 जनरेशन, n इज इक्वल टू 20। बात समझ में आ रही है। देखो जेनिफर ने आंसर सॉल्व किया था और उन्होंने 20 आंसर बताया है। हरिओम प्रसाद कह रहे हैं 3 जनरेशन। 3 जनरेशन कैसे होगा, जनरेशन के लिए जब मैंने बताया आपको इक्वेशन रीअरेंज करना पड़ेगा। अभी ये बात समझ में आई, चलो मुझे आंसर करो, फटाफट आंसर करो कि ये बात समझ में आई, जो मैंने बताया वो अभी समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ समझ में आया क्या, जो भी आंसर हम बता रहे हैं। भास्कर पवार 20 जनरेशन, हाँ सही बात है। मेघा जोशी कह रहे हैं सर 2 होगा, 2 कैसे होगा। मेघा आप एक बार वापस से वीडियो जरूर देखिएगा, एक बार प्लीज आप वीडियो देखिएगा। ये जो इक्वेशन को रीअरेंज किया गया उसको आप देखना, ठीक है। और समझ में आया, हाँ ठीक है। प्रबीर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, ओके गुड मॉर्निंग। अब तो क्लास खत्म भी होने वाली है प्रबीर, ठीक है। मोहम्मद वाजिद कह रहे हैं कि इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दो। मोहम्मद ऐसे तो बड़ी लेट हो जाएगी, आप चाहो तो वैल्यू चेंज करके ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो। प्रणाली, हाँ ठीक है, ओके सबके आंसर आने लगे, हाँ समझ में आ गया। आसफाक खान कह रही कुड यू प्लीज रिपीट, चलो ठीक है एक बार रिपीट कर ही देते हैं। देखो जब कभी भी आपको n पता करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप याद रखना। आपको बार बार इक्वेशन को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपली याद कर सकते हो कि n इज इक्वल टू, यानी कि जब कभी भी जनरेशन पता करना हो, नंबर ऑफ जनरेशन, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर, जिसको बॉक्स में मैंने बंद किया है, उस पर आप वैल्यू पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सुमित्रा ने भी क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताया है, बहुत अच्छा, सुमित्रा ने पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। अरिजीत कह रहे हैं गॉट इट सर, चलो अरिजीत बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया, ठीक है।
अब कई सारे और भी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं, कई सारे ग्रोथ काइनेटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। शकील कह रहे हैं सर नेक्स्ट वीक का शेड्यूल क्या रहेगा? शकील, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जो भी शेड्यूल होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? प्रियंका, ठीक है, क्लियर हो गया। रेणुका, थैंक यू। ओके, चलो बढ़िया है, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखो इसी तरीके के खूब सारे क्वेश्चन है। कई बार मीन ग्रोथ रेट निकालने को आता है कि पर आवर कितनी जनरेशन जाएंगी, उसको भी बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है? वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मीन ग्रोथ रेट को, मीन ग्रोथ रेट का फॉर्मूला K=N/T, ये भी होता है। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया, कुछ न्यूमेरिकल करवाए जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ये तो छोटी सी चीजें याद रखना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और आपको काम देगी। इतनी चीजें आप याद रखो, ठीक है? अल्फा बीटा गामा कह रहे हैं कि वेटिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ठीक है, जैसे भी नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हरिओम प्रसाद, हाँ इनको क्लियर हो गया, ठीक है हरिओम, आप देखिएगा एक बार, जिनको भी क्लियर नहीं हुआ है। प्रजापति आशीष कह रहे हैं सर इकोलाई में 20 मिनट और 40 मिनट कैसे डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है? आशीष देखो 33 मिनट होता है रेप्लिकेशन ड्यूरेशन, अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। जो जीनोम की साइज है उससे आप डिवाइड कर दो, डायरेक्शन रेप्लिकेशन की क्या है, रेप्लिकेशन की स्पीड क्या है, ठीक है? और अगर आप उसको आर में या मिनट में निकालना चाहते हो तो आप उसको 60 से डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करोगे तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि लगभग 33.3 मिनट होता है रेप्लिकेशन का ड्यूरेशन। पर 20 मिनट जनरेशन टाइम अचीव कैसे किया जाएगा? ये मल्टीपल राउंड रेप्लिकेशन की वजह से है कि एक रेप्लिकेशन खत्म हुआ नहीं था कि दूसरा रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया गया, यानी एक रेप्लिकेशन खत्म होने से बहुत पहले ही दूसरा स्टार्ट कर दिया गया। सर ने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपने उनका लेक्चर सुना हो तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आपको मैं यहां पर, आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो और आपको एक बुक ट्रांसफर की जाती है, आपके हाथ में मैं देता हूं, और उस बुक को फर्स्ट सीट से लास्ट सीट तक जाने में 30 मिनट का टाइम लगता है। पर जैसे ही आपको पहली बुक दी, 10 मिनट के बाद मैंने आपको दूसरी बुक दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर 10 मिनट में मैं आपको बुक देते जा रहा हूं। पहली बुक को पहुंचने में वहां पर कितना लगा? 30 मिनट, पर लास्ट बेंच में हर बुक हर अगले 10 मिनट में मिलती जा रही है। ट्रेवलिंग का टाइम तो 30 मिनट ही है ना, पर हर 10 मिनट में नेक्स्ट बुक मिल रही है। इसी तरीके से रेप्लिकेशन खत्म होने से या शुरू होने के ठीक तुरंत बाद ही सेकेंड राउंड रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि यह जनरेशन टाइम अचीव किया जा सकता है, यानी कि डिवीजन से पहले ही वहां पर डबल हो चुका होगा क्रोमोसोम। इवन डबल क्या, नेक्स्ट जनरेशन वाला क्रोमोसोम भी काफी कुछ बन चुका होगा, मोर देन 50% नेक्स्ट जनरेशन वाला क्रोमोसोम भी बन चुका होगा। बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल बाई डायरेक्शनल है तो स्पीड भी ज्यादा होती है। सुरजीत, हर सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा था। अच्छा, थैंक यू सुरजीत, आपने लेक्चर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सेट एग्जाम के लिए यूजफुल, हाँ यामिनी, गायत्री, गायत्री सेट एग्जाम के लिए यूजफुल है। जहां कहीं भी अगर बैक्टीरिया के नाम आते हैं या कुछ भी आती है इस तरीके की चीजें, तो इंपॉर्टेंट तो है। यामिनी कह रही है कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट लॉजिकली विदाउट फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूला से समझ आ गया बट लॉजिक से नहीं आ रहा है। यामिनी समझ कैसे नहीं आ रहा है? देखिए यामिनी, आपने
शायद आंसर, आपका आंसर क्या था, आपने 2 आंसर दिया था, तो 2 आंसर तो वैसे भी नहीं लॉजिक बनता। अगर जनरेशन 2 होती तो 2 जनरेशन में कैसे 100 मिलियन नंबर बैक्टीरिया के अचीव होते। 2 जनरेशन में तो बैक्टीरिया 100 से 200 होता और 200 से 400 हो जाता। 100 मिलियन अचीव करने में कितना जनरेशन लगेगा? अब अगर आपको पता है तो आप वैसे भी पता कर सकते हो, लॉजिकली भी पता कर सकते हो। लॉजिकली पता करके देखो कि कितनी जनरेशन, क्या 20 जनरेशन के बाद 100 को अगर पावर में इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे तो क्या 100 मिलियन पहुंच जाएगा? आप एक बार करके देख लेना, ये सिंपली एक्सप्लेन हो जाएगा। तो फॉर्मूले से करोगे तो टाइम कम लगेगा, पर लॉजिकली भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना और बैठ करके करो, देखो आ जाएगा समझ में। इकोलॉजी में पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपको, अच्छा मैं सॉल्व कैसे करूं, वो नीलेश सर आपको जब कभी भी उनकी क्लास होगी तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बता देंगे। मैं नेक्स्ट कभी क्लास लूंगा तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, काइनेटिक्स से रिलेटेड जैसे आज बताया वैसे 1-2 और बता दूंगा, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए, हाँ चलो एक क्वेश्चन फटाफट कर लो, ये क्वेश्चन तो रह ही गया था। Which of the following events can occur during stationary phase of bacterial growth? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्या होता है बैक्टीरियल ग्रोथ स्टेशनरी फेज के दौरान? जल्दी से आंसर दे दो इसका, जल्दी से आंसर दो, इसका आंसर फटाफट दे दो। गरिमा शुक्ला, डेली क्लासेस, गरिमा डेली क्लासेस पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, गेट का कोर्स चल रहा है और आईआईटी जैम का चल रहा है, नेट का तो सीएसआईआर का चल ही रहा है। तो जो फैकल्टीज हैं वो थोड़ा सा फ्री नहीं हो पाते, पर हम लोग टाइम निकाल करके आपके लिए ये कोर्स लाते हैं, एक एक लाइव लेक्चर ले लेते हैं, ताकि आपको जो लोग कोर्स नहीं ले पा रहे हैं वो भी समझें, जाने कैसे करना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, कहाँ पे मेहनत करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, आंसर आने लगे। प्रियंका ने आंसर दिया बी, रिया शर्मा ए, यामिनी टेलर ने भी ए आंसर दिया। यामिनी आपको बात मेरी समझ में आई थी कि नहीं, लॉजिक वाली? यामिनी इसका आंसर आप जरूर देना। कुबेर सिंह भी बी कह रहे हैं, सत्यम ए कह रहे हैं, जेनिफर बी। चलो ये कैसे, ये अलग अलग आंसर कैसे आप कर रहे हो? देखो सेल नंबर का बढ़ना स्टॉप हो जाता है, ये बात सही है। ठीक है, इसका मतलब पी तो आंसर होगा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन कुछ बैक्टीरिया में होने लग जाता है जैसे बैसिलस, हाँ ये भी ठीक है, क्यों भी आंसर होगा। सेल साइज इंक्रीज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई, सेल साइज कैसे बढ़ जाएगा। ग्रोथ रेट बैक्टीरियल सेल रेयरली इक्वल टू डेथ रेट, हाँ ये भी बात सही है। चलो पी होगा, एस होगा, इसके लिए तो श्योर हो। पी और एस कहां कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यानी या तो ये ऑप्शन होगा ए या तो बी होगा। अब इनमें से क्या होगा? डिक्रीज इन पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग, नहीं, डिक्रीज नहीं होता है। माइकोबैक्टीरियम में आप देखोगे तो पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत प्रीडोमिनेंटली बनना शुरू हो जाता है स्ट्रेस कंडीशन में। ठीक है, थोड़ा सा अगर माइक्रोबायोलॉजी और क्लास में लेता तो आपको पता चल जाता। खैर कोई बात नहीं, पर हमें क्योंकि ये 3 आंसर तो पता ही थे, पी भी पता था, क्यू भी पता था, एस भी पता था, तो हमें आंसर मिल गया है फर्स्ट। ठीक है, खूब सारे आंसर आ चुके हैं फर्स्ट। सुनेजा शेख कह रही है गुड मॉर्निंग, और आज आपने मेरी फर्स्ट अटेंड की है क्लास। ओके ठीक है, आप मेरी और भी क्लासेस देख सकते हैं, और भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आईएफएस पे बहुत सारी क्लासेस हैं, अगर आईएफएस को आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना जरूर, खूब सारी क्लासेस आती हैं यहाँ पर, लाइव लेक्चर्स हम लेते हैं आपके लिए। शकील कह रहे हैं सर यू आर नॉट ओनली एनिमल फिजियो एक्सपर्ट, यू शकील आपके लिए मेहनत करना पड़ता है, सही मैं बता रहा हूं, आप मुझे सिखाते हो, क्योंकि आप भी ऐसे खूब सारे क्वेश्चन पूछते हो कि जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। अगर हम ऑलराउंडर ना होते, रहना पड़ता है आपके लिए,
क्योंकि आपकी वजह से होना पड़ता है हमें। ठीक है यामिनी, आपको समझ में आ गया लॉजिकली? आई डिड अ भयानक मिस्टेक, ओके ठीक है। जेनेटिक्स की क्लास, हाँ नीलेश सर हो सकता है लें, वो देखना। चलो एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं कि गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो भी गेट बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 25% डिस्काउंट उनको मिल रहा है 1 सितंबर तक। ये बात आपको जो भी, जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जरूर उनको बता देना, ठीक है। और हाँ, एक बार वापस कि वीडियो को लाइक कर देना अगर अब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि आपके लाइक्ड वीडियो में ये कम से कम पड़ा रहेगा अगर आपको कुछ भी समझना है तो, अदरवाइज ये चला जाएगा। प्रियंका कह रही हैं बायोकेमिस्ट्री में रेस्पायरेशन का क्लास केसी सर वो देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री का हम देखेंगे। जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है उनमें से हम जरूर कुछ ना कुछ टॉपिक करके आपके लिए लाइव लाएंगे जरूर। तो मैं बोलूंगा सर को, सर देखेंगे और वो जरूर कुछ ना कुछ क्लास लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और गेट की प्रिपरेशन जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और किसी ने मुझे कहा था कि 15,000 बहुत ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है 15,000 बताओ। 15,000 में गेट के जितने भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, और 15,000 फिर भी ज्यादा नहीं है। ये तो स्ट्रीमिंग कॉस्ट के बराबर ही होगा, लगभग बराबर होगा, एक पैसे भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्ट्रीमिंग का जो कॉस्ट आता है वो ही इतना ज्यादा है पर स्टूडेंट, तो ये 15,000 बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अब मैं दोबारा देखिए कुबेर कब पढ़ाता हूं। नेक्स्ट लेक्चर जब कभी भी आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। आप देखते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। और वेबसाइट पर जाकर के CSIR, यहाँ पर IFS में वेबसाइट पर जाकर के सब चेक कर सकते हो। IFS ऑनलाइन में गेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है वहां पर। तब तक के लिए हम फिर कुछ समय के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू और हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहना और बहुत खुश होकर के पढ़ना, सारी चीज आपको आनी चाहिए, सारी चीज कवर करनी चाहिए, सिलेबस के हिसाब से कोई भी एग्जाम तैयार करना, ये बात ध्यान रखना। थैंक यू।